नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र सरकार ने कहा, कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाना और संवेदनशील समूहों का टीकाकरण पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। स्पुतनिक वी वैक्सीन की 1.5 लाख डोज भारत पहुंची। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष वैक्सीन की भारी मात्रा में उत्पादन के लिए भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करेगा। केंद्र ने कोरोना रोगियों में फंगल संक्रमण रोकने संबंधी परामर्श जारी किया। आयुष मंत्रालय ने कोविड संक्रमितों के लिए आयुष 64 औषधि के निःशुल्क वितरण के लिए 7 और केंद्र खोले। उत्तर प्रदेश सरकार आज से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू कर रही है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और टेनिस में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने मैथियो बेटनी को हराकर दूसरी बार मैड्रिड ओपन खिताब अपने नाम किया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं फरहत नाज। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाना और संवेदनशील समूहों का टीकाकरण पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि सरकार की कोविड वैक्सीन नीति तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से तैयार की गई है। हलफनामे में कहा गया है कि वैक्सीन की कीमत मध्यम से दीर्घ अवधि के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रयास कर रही है। कोविड से संबंधित मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के मामले में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई आज होगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्पुतनिक वी की 1.5 लाख डोज भारत पहुंच चुकी हैं और रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष ने इस वैक्सीन के अधिक उत्पादन के लिए भारत की स्थानीय कंपनियों के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र के जवाब में श्री ठाकुर ने कोविड महामारी से निपटने के लिए केंद्र के उपायों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने देश के विभिन्न राज्यों में 268 टैंकरों के माध्यम से 4,200 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। इसके लिए 8 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां पहले से ही चलाई जा चुकी हैं। विभिन्न सैनिक अस्पतालों में करीब 700 बिस्तर गैर सैनिक कर्मियों के उपयोग के लिए अलग रखे गए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय वायुसेना के परिवहन विमानों ने 50 उड़ानों के माध्यम से विदेशों से 1,142 मीट्रिक टन क्षमता के 61 ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचाए। नौसेना के कोलकाता, कोच्चि, तबार, त्रिकांड, जलाश्व और एरावत जहाजों को पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों से तरल मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और चिकित्सा उपकरण लाने के लिए तैनात किया गया। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले वर्ष कोविड अवधि के दौरान 61,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी, जिसे 2 गुना कर 1 लाख करोड़ रुपए से कर दिया गया है। इसके अलावा मनरेगा पारिश्रमिक 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया और 300 करोड़ मानव दिवस कार्य सृजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की स्थिति के संबंध में कल पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। पिछले कुछ दिनों में श्री मोदी ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी इस मुद्दे पर बात की है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और टीकाकरण अभियान की स्थिति का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में निःशुल्क वितरण के लिए भारतीय रेडक्रॉस द्वारा आयात की गई सभी कोविड राहत सामग्री आईजीएसटी सहित सीमा शुल्क से पूरी तरह से मुक्त हैं।
वित्त मंत्री ने ट्विटर पर कहा कि 3 मई से रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर एपीआई और इसके इस्तेमाल में होने वाले रसायन को सभी तरह के शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पत्र के जवाब में वित्त मंत्री ने ट्वीट किए हैं। पत्र में मुख्यमंत्री ने कोविड से संबंधित सामग्री को कर, सीमा शुल्क, अन्य शुल्क और जीएसटी से छूट देने की मांग की है। श्रीमती सीतारामन ने कहा है कि ये छूट निःशुल्क वितरित होने वाली चिकित्सा ऑक्सीजन, उपकरण, ऑक्सीजन के भंडारण और परिवहन पर पूरी तरह से लागू है। ये छूट राज्य सरकार, राहत सामग्री बांटने वाली एजेंसियों या अन्य किसी संस्थान को भी मिलेगी। सरकार ने उपलब्धता बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में भी छूट दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कोविड वैक्सीन 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसको जीएसटी से पूरी तरह मुक्त किया गया है। इजरायल कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत को आपात चिकित्सा सहायता भेजता रहा है। इजरायल से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप इस महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली पहुंची थी। हाल में भारतीय वायुसेना के विमानों से 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 360 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी भारत लाए गए। भारत में इजरायल की उपराजदूत रोनी येविडिया क्लीन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इजरायल में कोविड वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। It's really very early to talk about them. There are various discoveries and innovations by our doctors and scientific teams in Israel. Israel is known as a startup nation, and even in this crisis, we have had our bright minds working on new ways to overcome COVID and to overcome the symptoms of it. भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान से जकार्ता और इंडोनेशिया से 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम लाए गए हैं। वायुसेना के C-17 विमान से फ्रांस के बोर्डो से 2 ऑक्सीजन जनरेटर हिंडन वायुसेना केंद्र लाए जा रहे हैं। एक अन्य C-17 विमान फ्रैंकफर्ट से ऑक्सीजन उत्पादन की कच्ची सामग्री जियोलाइट लेकर मुंबई आ रहा है। इससे पहले C-17 विमान हिंडन से 2 और हैदराबाद से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। अन्य C-17 विमान 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर नागपुर और पुणे से भुवनेश्वर और जामनगर तक, 6 कंटेनर विजयवाड़ा से भुवनेश्वर तक, 4 कंटेनर चंडीगढ़ से रांची, 5 आगरा और लखनऊ से जामनगर और रांची तथा 5 ऑक्सीजन कंटेनर ग्वालियर से रांची तक पहुंच चुके हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपने 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं। इनमें से प्रति मिनट 440 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का एक संयंत्र फरीदाबाद के ESIC अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में लगाया गया है। 220 लीटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता का दूसरा संयंत्र नई दिल्ली में झिलमिल के ESIC अस्पताल में स्थापित किया गया है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि इससे दोनों अस्पताल अपने ICU और वेंटिलेटर सुविधा युक्त बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ा सकेंगे। ESIC देश भर के अपने 30 अस्पतालों को विशेष कोविड अस्पतालों में बदलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय सहयोग कर रहा है। इन अस्पतालों में लगभग 4,200 बिस्तर हैं, जिनमें 300 ICU और 250 वेंटिलेटर बिस्तर शामिल हैं। देश भर में इस समय ESIC के लगभग 1,520 औषधालय और 149 अस्पताल हैं। ESIC इनमें से 45 औषधालयों और 49 अस्पतालों का स्वयं संचालन करता है, जबकि बाकी औषधालय और अस्पताल संबंधित राज्य सरकारें चलाती हैं। कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में देश की मदद के लिए भारतीय नौसेना का टैंकर INS ऐरावत ऑक्सीजन सिलेंडर और चिकित्सा सहायता लेकर आज सिंगापुर से विशाखापत्तनम पहुंचेगा। INS ऐरावत क्रायोजेनिक ऑक्सीजन के 20 टन के 8 खाली सिलेंडर, 3,150 ऑक्सीजन सिलेंडर, 500 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर, 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और 450 PPE किट लाएगा। इससे पहले IL-76 विमान ने सिंगापुर से 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पानागढ़ वायुसेना केंद्र लाए गए। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने में अमेरिका, इंग्लैंड और रूस समेत विश्व के कई देशों ने भारत को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई है। केंद्र ने कोरोना रोगियों में फंगल संक्रमण की रोकथाम के बारे में परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि फंगल संक्रमण
म्यूकर माइकोसिस मुख्य रूप से दवाओं पर रखे गए लोगों पर असर डालता है, जिनमें पर्यावरणीय रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ये संक्रमण अनियंत्रित मधुमेह और लंबे समय तक आईसीयू में रखे गए लोगों में पाया जा रहा है। सावधानी से देखभाल नहीं होने पर यह घातक साबित हो सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संक्रमण की पहचान, निदान और प्रबंधन के लिए प्रमाणों के आधार पर परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार फंगल संक्रमण के लक्षणों में आंख और नाक के चारों ओर लाली के साथ साथ दर्द, बुखार, सरदर्द, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, रक्त कणों के साथ उल्टियां और मानसिक स्थिति में बदलाव शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि लक्षण रहित हल्के और मध्यम कोविड संक्रमितों के लिए आयुष 64 औषधि का वितरण आज से दिल्ली में 7 और केंद्रों में शुरू किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि अपने घरों में या सरकारी संस्थानों में पृथकवास में रह रहे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। मंत्रालय ने पिछले शनिवार से दिल्ली के कई स्थानों पर आयुष 64 औषधि का निःशुल्क वितरण शुरू किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आयुष 64 औषधि आज से 7 केंद्रों पर उपलब्ध होगी। वे हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान सरिता विहार, मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान अशोक मार्ग, यूनानी औषधि क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान जामिया नगर ओखला, यूनानी मेडिकल सेंटर सफदरजंग अस्पताल, यूनानी स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर एमए अंसारी स्वास्थ्य केंद्र जामिया मिल्लिया इस्लामिया, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पंजाबी बाग तथा केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद जनकपुरी। रोहिणी के सेक्टर 19 में प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल में भी बुधवार से आयुष 64 औषधि का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि रोगी या उनके प्रतिनिधि आरटीपीसीआर की पॉजिटिव रिपोर्ट और आधार कार्ड की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी देने पर यह दवाई निःशुल्क ले सकते हैं। इसके अलावा आयुष भवन जीपीओ कॉम्प्लेक्स में भी बिक्री काउंटर बनाए गए हैं, जहां आयुष 64 और आयु रक्षा किट उपलब्ध रहेंगी। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्र सरकार ने कहा, कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाना और संवेदनशील समूहों का टीकाकरण पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। स्पुतनिक वी वैक्सीन की 1.5 लाख डोज भारत पहुंची। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष वैक्सीन की भारी मात्रा में उत्पादन के लिए भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करेगा। केंद्र ने कोरोना रोगियों में फंगल संक्रमण रोकने संबंधी परामर्श जारी किया। आयुष मंत्रालय ने कोविड संक्रमितों के लिए आयुष 64 औषधि के निःशुल्क वितरण के लिए 7 और केंद्र खोले। उत्तर प्रदेश सरकार आज से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू कर रही है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और टेनिस में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने मैथियो बेटनी को हराकर दूसरी बार मैड्रिड ओपन खिताब अपने नाम किया। देश में अब तक 17 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 95,46,000 स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और 64 लाख से अधिक को दूसरी डोज शामिल है। 1 करोड़ 39 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 77 लाख से अधिक को दूसरी डोज भी मिल चुकी है। देश में इस वर्ष 16 जनवरी को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 6,71,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। उत्तर प्रदेश में आज से 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान राज्य के 18 शहरों में चलाया जाएगा। ब्यौरा हमारे लखनऊ संवाददाता से। राज्य में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 1,17,000 से अधिक लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। इस आयु वर्ग के लोगों के लिए 1 मई से 7 शहरों में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, जिनमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ और बरेली शामिल थे। आज से इन जिलों सहित 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर शहर में भी टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। कल ही प्रदेश को टीकाकरण के लिए 1.5 लाख वैक्सीन वायल प्राप्त हुए हैं। सरकार ने राज्य में सभी आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक कर दिया है। पहले सिर्फ 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों के लिए ही ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण में अब पत्रकार और वकीलों तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जाएगा और उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के समान ही अब राज्य के पत्रकारों, वकीलों और उनके परिजनों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स माना जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न लोगों की सूची जारी की है। इनमें गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, सब्जी विक्रेता, बस ड्राइवर और कंडक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, राज्य सरकार के कर्मचारी और राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी तथा उनके निकट परिजन शामिल हैं। इसी के साथ इस सूची में वृद्धाश्रम, महिला और बाल देखभाल केंद्र में काम कर रहे व्यक्तियों के साथ ही शमशान घाट और कब्रिस्तान में काम करने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जेल में रहने वाले बंदियों को भी टीकाकरण में वही प्राथमिकता दी जाएगी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकारी स्वामित्व की कंपनी MOIL मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करेगी। श्री प्रधान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री धर्मेंद्र प्रधान कोविड संकट से निपटने के लिए राज्य को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे भोपाल संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मोइल कंपनी के माध्यम से मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और नरसिंहपुर जिले में सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे, जिनमें ऑक्सीजन लाइन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ वेंटिलेटर्स की भी सुविधा होगी। साथ ही मध्य प्रदेश में 11 PSA ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र शुरू किए जाएंगे। प्रदेश को अतिरिक्त क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर भी प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीना में बॉटलिंग प्लांट भी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जून माह तक प्रदेश में 11 PSA ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ होंगे। ये प्लांट देवास, धार, मंडला, होशंगाबाद, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सीधी, भिंड, राजगढ़ और शाजापुर में लगाए जा रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उड़ीसा में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमितों की संख्या 1 लाख के निकट पहुंच रही है। कल राज्य में 10,635 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 8,541 रोगी संक्रमण मुक्त भी हुए। राज्य में पिछले कुछ दिनों से संक्रमितों की संख्या औसतन 3,000 रोजाना बढ़ रही है। राज्य सरकार ने कोविड उपचार करा रहे रोगियों के प्रियजनों को सूचना देने के लिए सभी प्रमुख अस्पतालों और जिला मुख्यालय अस्पतालों में हेल्पलाइन नंबर के साथ सहायता डेस्क खोले हैं। इस बीच सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं को खाना उपलब्ध कराने के लिए राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 60 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। गुजरात में कल 11,084 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल 14,770 रोगी ठीक हुए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 78.27% हो गई है। राज्य में सबसे अधिक 2,883 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 839 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में इस वक्त 1,39,614 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 786 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच गुजरात में कल 1,38,590 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। राज्य में अब तक कुल 1,35,00,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आज से ड्राइव इन सिनेमा में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक और ड्राइव थ्रू टीकाकरण केंद्र का प्रारंभ किया जा रहा है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल मुंबई के 700 निजी डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड संक्रमण पर चर्चा की। एक सप्ताह के अंदर निजी डॉक्टरों के साथ मुख्यमंत्री की ये दूसरी चर्चा है। इससे पहले उन्होंने 300 डॉक्टरों के साथ इसी तरह की चर्चा की थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा फैमिली डॉक्टर्स के साथ इंटरैक्टिव सत्र चिकित्सकों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने की एक पहल थी। सीएम ने कहा कि कोविड महामारी के इस संकट में फैमिली डॉक्टर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मरीज किसी भी छोटी या बड़ी बीमारी से पीड़ित होने पर सबसे पहले इन चिकित्सकों के पास जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर फैमिली डॉक्टर्स शुरुआती लक्षणों की जांच करके कोविड का निदान करते हैं तो इससे मरीजों को जल्दी ठीक करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में अब तक 1,79,00,000 से ज्यादा लोग टीका लगवा चुके हैं। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 17 मई की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। ये लॉकडाउन आज सुबह 5 बजे समाप्त हो रहा था। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय वर्धन ने कहा कि पहले लगाए गए प्रतिबंध कुछ विस्तार और बदलाव के साथ जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में 11 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में आज से इस महीने की 24 तारीख तक पूर्णबंदी लागू कर दी है। राज्य में पिछले सप्ताह कोविड संक्रमण में जबरदस्त वृद्धि देखी गई। कल 28,000 से ज्यादा लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कर्नाटक में कोविड महामारी को देखते हुए लोगों और वाहनों की आवाजाही पर आज से 14 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने चेतावनी दी है कि अनावश्यक रूप से बाहर घूमते पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो रेल समेत सभी सार्वजनिक यातायात सुविधाएं बंद रहेंगी। रेल या हवाई जहाज का टिकट साथ रखने वाले लोगों को ही टैक्सी या ऑटो रिक्शा से जाने की अनुमति होगी। टीका लगाने या अस्पताल जाने वाले लोगों को ही बाहर निकलने की अनुमति होगी। मिजोरम सरकार ने आज से पूरे राज्य में 7 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया है। ये लॉकडाउन 17 मई सुबह 4 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, गृह, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास, वित्त, सूचना और जनसंपर्क, नागरिक उड्डयन और जिला प्रशासन को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर एक से दूसरे राज्य और अंतर्गांव गतिविधियां सख्ती से प्रबंधित रहेंगी। पूर्णबंदी के दौरान राजधानी और जिला मुख्यालय शहरों के लोगों को अपने घरों से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। उधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल संवाददाताओं को बताया कि पिछले कुछ दिनों से संक्रमण की दर 35% से घटकर 23% रह गई है, लेकिन अभी प्रतिबंधों को जारी रखना होगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने कहा है कि 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों, बैंकेट हॉल, होटलों और अन्य स्थानों पर विवाह समारोह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। कल डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि ऐसे समारोह की केवल घर या अहाते में ही अनुमति होगी और इसमें 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। विवाह में शामिल होने के लिए आने जाने वालों को शादी का कार्ड या मोबाइल पर उसकी फोटो दिखानी होगी। डीजे, साउंड सिस्टम, टेंट, कैटरिंग या इसी तरह की अन्य सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्वा शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के शपथ ग्रहण में उपस्थित रहने की संभावना है। श्री बिस्वा शर्मा को कल सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। निवर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। भाजपा विधायक दल की बैठक केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और अरुण सिंह की उपस्थिति में गुवाहाटी में हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता बीएल संतोष और बैजयंत जे पांडा भी इस अवसर पर मौजूद थे। इससे पहले कल निवर्तमान मुख्यमंत्री सोनोवाल ने राजभवन में राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को त्यागपत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में आज कोलकाता स्थित राजभवन में एक सादे समारोह में तृणमूल कांग्रेस के 43 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इनमें से 24 विधायक कैबिनेट मंत्री जबकि अन्य 19 राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस बार मंत्रिपरिषद में कई नए चेहरे भी शामिल होंगे, जिनमें पहली बार विधायक बने क्रिकेटर मनोज तिवारी, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर और अभिनेत्री बीरबा हंसदा शामिल हैं। प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन और दृश्य माध्यम की लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद लद्दाख में रेडियो अभी भी जनता का पुराना और विश्वसनीय मित्र बना हुआ है। आकाशवाणी विरल आबादी वाले लद्दाख में लोगों के लिए मनोरंजन का एकमात्र साधन है। आकाशवाणी लेह की प्रसारण सेवा के 50 वर्ष पूरे होने पर हमारे लेह संवाददाता ने पूर्वोत्तर लद्दाख क्षेत्र से ये रिपोर्ट भेजी है। लद्दाख दूर दराज इलाकों में बसता है और दूर दराज इलाकों में बसने वालों की जिंदगी में रेडियो का अहम रोल है। 50 सालों में रेडियो ने लद्दाखियों के दिल में अहम जगह बनाई है। रेडियो ने कभी गुरु बनकर, कभी अकेलापन दूर करने वाला साथी बनकर, चिकित्सक बनकर, सलाहकार बनकर और खासकर लद्दाख के किसानों ने इस ऊंची ठंड इलाके में अलग अलग सब्जी उगाने से लेकर किसानों से जुड़ी हर एक चीज
चीज का ज्ञान रेडियो के माध्यम से प्राप्त की है। क्युंगडम गांव के रहने वाला शेरप पलदन के लिए तो रेडियो देशवासियों को एक दूसरे से जुड़ने वाला। हमारा जो से कन्याकुमारी से तक कश्मीर लद्दाख तक कितना गांव, कितना विभिन्न प्रकार की भाषा बोलते हैं और लोग अलग अलग ढंग से रहते हैं, भाषा अलग होता है। ज्यादातर लोग रेडियो ही सुनते हैं ना, रेडियो तो जहाँ भी ले जा करके हम सुन सकते हैं, रेडियो में एकदम सुनने आ जाता है। रेडियो लद्दाख के उन इलाकों तक पहुँच रही है जहाँ अभी तक आवाजाही का समाधान नहीं है और बहुत सारे लोगों के लिए तो रेडियो लाइफलाइन है। आकाशवाणी समाचार के लिए रमेश चंद्र के साथ लेसे में दिस्किट डोलमा। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने मैथियो बेटेनी को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। पुरुषों के डबल्स फाइनल में स्पेन के मार्सेल ग्रानोलोस और अर्जेंटीना के होरासियो जेबलॉस की जोड़ी ने क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मैट पेविस की जोड़ी को हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अभी अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। फरहत, कोरोना संक्रमण की खतरनाक रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सहित 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ाने की खबर सभी अखबारों ने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, दिल्ली में फिर एक सप्ताह बड़ा लॉकडाउन, मेट्रो भी बंद। पंजाब केसरी लिखता है, आज से सख्त लॉकडाउन, 17 तक नहीं चलेंगी मेट्रो सेवाएं, शादियां केवल घर में या अदालत में ही होंगी। जनसत्ता के शब्द हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 17 तक पाबंदियां। हवा में 6 फीट से ज्यादा दूर तक फैल सकता है वायरस, अमरीकी महामारी रोकथाम विभाग CDC का दावा। नभा टाइम्स की सुर्खी है, 12 साल पहले 4 लाख की लागत से लगाए 500 पौधों में से 300 अब बने पेड़, हर साल देते हैं 90 करोड़ की ऑक्सीजन। दैनिक भास्कर ने मंडे पॉजिटिव शीर्षक से इस खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। आसमान से हिंद महासागर में जा गिरी चीन की आफत, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, हिंद महासागर में गिरा चीनी रॉकेट का मलबा, 1 जून से बंद हो जाएंगी गूगल की मुफ्त सेवाएं, अब लगेगा पैसा। हरिभूमि की सुर्खी है, ज्यादा खरीदारी की आदत सेहत पर भारी न पड़ जाए, विशेषज्ञों ने कहा, ऑनलाइन शॉपिंग से समस्या को और बढ़ाया। हिंदुस्तान की खबर है, बदला मौसम, तेज हवा के साथ हुई बारिश, NCR के कई शहरों में गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। दैनिक जागरण की खबर है, बुधवार से शनिवार तक तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्र सरकार ने कहा, कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाना और संवेदनशील समूहों का टीकाकरण पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। स्पुतनिक V वैक्सीन की 1.5 लाख डोज भारत पहुंची। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष वैक्सीन के भारी मात्रा में उत्पादन के लिए भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करेगा। केंद्र ने कोरोना रोगियों में फंगल संक्रमण के प्रबंधन संबंधी परामर्श जारी किया। आयुष मंत्रालय ने कोविड संक्रमितों के लिए आयुष 64 औषधि के निःशुल्क वितरण के लिए 7 और केंद्र खोले। उत्तर प्रदेश सरकार आज से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू कर रही है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और टेनिस में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने मैथियो बेटेनी को हराकर दूसरी बार मैड्रिड ओपन खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।